अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और कामयाब जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और जिंदगी में कामयाब होने के लिए जनाब रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, दिलेराना फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमें तब्दीली या फिर न्यू बिगनिंग्स का खौफ दिखाई देता है और उसकी वजह होती है नाकामी का डर, जो हमें रिस्क नहीं लेने देता और हमारी तरक्की या फिर ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बनकर बैठ जाता है। और कामयाबी तभी मुमकिन हो पाती है जब आप चेंज को अडॉप्ट करते हैं या फिर रिस्क लेने के लिए ज़हनी तौर पर भी आप तैयार रहते हैं और ख़ास तौर पर जिस्मानी तौर पर भी रिस्क के लिए आप तैयार रहते हैं। तो इसलिए नए टास्क को, नई एनर्जी को और नए अज़्म के साथ शुरू करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से अच्छे होती चले, क्योंकि हमारे हाथ में ही है हमने उसको किस तरह लेकर चलना है। अच्छा बनाना है तब भी हम उसको अच्छा बना सकते हैं, बुरा बनाना है वो भी हमारे अपने ही हाथ में है। और अभी बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं समाजी और बायोलॉजिकल मसाइल की, जिससे ना सिर्फ मौजूदा नस्ल जो है उनको सामना करना पड़ा है मसाइल का, बल्कि जो पहले वाली नस्लें भी थी उन्हें भी संगीन खतरात का सामना था। और वो मसला है कज़न मैरिजेस का। हमारे माशरे में जब बच्चों की शादी की प्लानिंग की जाती है तो पहले 5 ऑप्शन जो हैं फैमिली में वही ढूंढे जाते हैं या उन्हीं में देखा जाता है, जिसमें खाला का घर आ जाता है, मामू, चचा, फुफी या फिर ताया के बेटा या बेटी का इंतखाब किया जाता है। कज़न मैरिजेस ना सिर्फ समाजी मसाइल और चपकलिशों की वजह बनती है बल्कि संगीन मौरूसी बीमारियों की भी वजह बनती जा रही है। जर्मनी के एक रिसर्चर की जानिब से पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस पर की जाने वाली रिसर्च में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं और पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस की शरह 73% है, जबकि 14 से 16 मिलियन आबादी किसी न किसी मौरूसी या फिर जेनेटिक डिजीज में मुब्तला होते हैं। और पाकिस्तान में 55,000 से ज़ायद, जबकि अगर सिर्फ लाहौर की ही बात की जाए तो लाहौर में 15,000 से ज़ायद लोगों को इस वक्त फौरन इलाज की ज़रूरत है। पाकिस्तान में गूंगे, बहरे और शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह भी कज़न मैरिजेस को ही करार दिया जा रहा है। तो रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि कज़न मैरिज के नतीजे में माजूरी वाज़े ना भी हो तो कज़न मैरिज से होने वाली औलाद जिस्मानी या फिर जहनी लिहाज से उन बच्चों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर या फिर कुन जहन होगी जिनके वालिदैन कज़न नहीं होंगे। तो कज़न मैरिजेस कितनी ख़तरनाक हो सकते हैं और बच्चों में कौन कौन सी बीमारियों की वजह बन सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर गजाला रूबी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर गजाला, जिस तरह मैं बता रही थी, हाल ही में जो जर्मनी प्रोफेसर ने रिसर्च की है पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस के हवाले से, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में कज़न मैरिज औलाद के जो है औलाद को पैदा होने के बाद जो नकाइस उनमें आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जेनेटिक डिजीज हो जाती है, उसके बारे में तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कज़न मैरिज के हवाले से? ये अच्छी है या फिर बुरी है? फिर आगे इसकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर जाएंगे। हमारे यहाँ जेनेटिक कॉन्सिग्यूनिटी बहुत ज़्यादा रेशियो है, जैसे आपने खुद ही बताया कि मोर देन 70% हमारे यहाँ मैरिजेस जो होती हैं वो कज़न मैरिजेस होती हैं। और जो रिसेंट स्टडी की गई है ब्रेडफर्ड में, चूँकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की कम्युनिटी है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे 31% बर्थ डिफेक्ट्स थे। ठीक है। उनको देखते हुए जब रिसर्च की गई तो वो सब के सब आपस में देवर फर्स्ट कज़न एक्चुअली। तो इसको हम जेनेटिक कॉन्सिग्यूनिटी कहते हैं बेसिकली, जो कि ये फर्स्ट कज़न मैरिज के बाद जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका वो हेयरिंग लॉस है, ओके, आपका हार्ट पंक्चर है जिसको आप दिल में सुराख कहते हैं, ओके, पैदाइशी बच्चों में होता है, बच्चे गूंगे बहरे होते हैं और इन बच्चों का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका लाइफ स्पैन कम होता है, इनकी मेमोरी बहुत कम होती है और इसके बाद इनमें ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं। और उसके अलावा जो टॉप मोस्ट है कि इनमें जितनी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ आजकल आ रही हैं, इफ़ यू बैक टू दैम तो उनके पेरेंट्स या उनके फोर फादर्स दे वर एक्चुअली फर्स्ट कज़न है। exactly, ठीक है। हाँ। अगर आपकी फर्स्ट जनरेशन में वो डिफेक्ट सामने नहीं भी आए तो आपकी सेकंड जनरेशन में आएंगे। अच्छा। क्योंकि होता ये है कि जो आपका फर्स्ट कज़न मैरिज है वो आपका 12.5% DNA जो होता है वो इंटेग्रेट होता है। ठीक है। जब फर्स्ट कज़न मैरिज होगी तो 12.5% होगा, तो जाहिर है कि आपके डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन जो ही अगर आप सेकंड कज़न मैरिज पे जाएं तो वो 6 पॉइंट समथिंग रह जाता है।
अच्छा, अगर आप थर्ड कजन मैरिज पे जाएं, इफ़ यू वांट टू कंसिडर कि हमने फैमिली में ही शादी करनी है, तो डोंट गो फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड, गो फॉर द थर्ड, जिस पे आप 0.18% रह जाता है. दैट इज़ गुड एक्चुअली. तो सो यू कैन सीक फॉर दैट. और वैसे भी हमारे दीन में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी नस्ल बढ़ाओ, मतलब कि एक्सपैंड द रिलेशनशिप्स, एक्सटेंड द रिलेशनशिप्स. उसका मतलब ये है कि आप नई नई वैरायटीज लाएं. सेम है ना, जैसे आप एक तरह की आप सीड लगाएंगे तो एक ही तरह की क्रॉप आती जाएगी, फिर वो इम्यून टू डिजीज होगी या ससेप्टेबल टू डिजीज होगी, उसकी वो भी होगी, वैसी ग्रोथ भी नहीं होगी. तो हम अपने प्लांट्स में भी तो वैसे करते हैं ना कि हम नई डिजीज लगाने के लिए क्रॉस ब्रीड कराते हैं ताकि हमारे पास वो क्रॉप आए जो कि रेजिस्टेंट टू पैथोजन हो और अच्छी उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो. सो दैट इज द रीजन दैट वी हैव टू एक्सटेंड द रिलेशनशिप्स एंड मेक द ट्रेंड टू मैरी आउट ऑफ द फैमिली, ताकि हम इसको वो बनाएं. हमारे दीन में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, हम मुस्लिम हैं तो कहीं भी शादी कर सकते हैं, ठीक है ना, विद द एक्सेप्टेंस के उनकी हो. और एक बड़ा अच्छा है कि आपके जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है वो पहले से होनी चाहिए शादी होनी चाहिए. लेकिन और हमने अपील की हुई है कि कुछ जो फॉर्म है जैसे थैलासीमिया है और कोई बर्थ डिफेक्ट्स हैं उनकी फैमिली में अगर ऑलरेडी हैं तो उनका एक परफॉर्मा तैयार होना चाहिए ताकि हम एक डिजीज्ड पॉपुलेशन अपनी क्रिएट ना करें. आगे ही हम लो सोशो इकोनॉमिक कंट्री है तो वी डोंट वांट टू पुट अ बर्डन ऑन द हेल्थ अगेन कि हम एक और दूसरी बीमारियों से, पेंडेमिक से और एंडेमिक से ही नहीं निकल पाते तो हम एक और अपने ऊपर बोझ लादे हुए हैं. थैलासीमिया है, हीमोफीलिया है, तो ये सब हम लेके चल रहे हैं. अब आप देखेंगे बच्चों में हार्ट के जितने मसाइल हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं, ठीक है, और इम्यूनिटी इनकी ऑलरेडी कम है इन बच्चों की, इन बच्चों को, और इन बच्चों की ग्रोथ भी समटाइम बहुत कम होती है. और वो बच्चे बोल इसलिए नहीं पाते कि वो पैदाइशी डेफनेस का शिकार हैं. जब बच्चा सुनेगा ही नहीं साउंड तो हाउ विल ही स्पीक. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिलेशनशिप्स एक्सटेंड करें और खानदान से बाहर निकले, कजन मैरिजेस से बाहर निकले. लेकिन हमें डिटेल में बताइएगा डॉक्टर गजाला कि कौन कौन से जो अमराज हैं वो लाहक हो सकते हैं बच्चों को, जो पैदाइशी बच्चे हो सकते हैं या बड़े होके भी उनको ये चीज़ें लाहक हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं. ये बड़े होके आपको बताया कि जब इम्यूनिटी कम होगी तो दे आर ससेप्टेबल टू अदर डिजीजेस, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं उनको. म्यूटेशन ऐसे बच्चों में बड़ी जल्दी होती है, ठीक है. जब म्यूटेशन होगी तो सेम कि उनमें दूसरी डिजीजेस परवान चढ़ेंगी. और उसके अलावा जितने भी आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जिसको आप दिमागी अमराज कहते हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा होंगे. और म्यूटेशन चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, इट लीड टू द मेंटल डिजीजेस एक्चुअली. तो जितनी भी आपकी मेंटल डिजीजेस हैं वो इसी वजह से हैं. तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक नई क्रॉप जिस तरह आप लाते हैं सेम लाइक दैट आप नई ब्रीड लाएं ताकि हेल्दी और लॉन्ग लाइफ हो और जिसकी अच्छी ससेप्टेबिलिटी हो, ठीक है, विच शुड बी रेजिस्टेंट टू द डिजीज एज वेल, ठीक है. और हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में वो क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट के डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, जेनेटिक काउंसलिंग नहीं की जाती, जबकि बाहर के हर हॉस्पिटल में आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होता है. वो लोगों की जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं. उसमें ये होता है कि आपकी प्री नेटल टेस्टिंग हो जाती है. प्री नेटल टेस्टिंग से मुराद यह कि बच्चा पैदा होने से पहले ही पता चल जाता है कि आया इसमें कोई जिस्मानी नकाइस हैं या दूसरे इस तरह की प्रॉब्लम है. वो फीमेल के एमनियोटिक फ्लूइड से टेस्टिंग हो जाती है, इसमें कोई डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, इसमें कोई और सिंड्रोम है कि नहीं, के पैदा होने से पहले ही पता चल जाती हैं चीज़ें. तो वो एटलीस्ट आप पेरेंट्स को जेनेटिकली काउंसल कर सकते हैं. ठीक है. तो हमें डॉक्टर गुजाला ये बताइएगा, ये फैसिलिटी पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं है या बहुत कम है? कहीं कहीं है? ना होने के बराबर है. अच्छा, ना होने के बराबर है. कहीं 1 या 2 पूरे मुल्क में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है. हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स ही नहीं बनाए गए ना. जब डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए गए तो लोग सब कहाँ करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. इसलिए फिर लोग जो है वो बाहर का रुख करते हैं. अब जब पेंडेमिक आया तो लोगों को पता चला कोविड की वजह से कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस है, इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए. हमने तो कभी वायरोलॉजी के और जेनेटिक्स के कंसल्टेंट ही नहीं हायर किए अपने हॉस्पिटल्स में, क्योंकि समझते हैं कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब जब पेंडेमिक हुआ तो वो सारा काम जो था वो मॉलिक्यूलर और जीन्स और जेनेटिक्स वाले लोगों ने संभाला. बिल्कुल, ठीक है. तो इसलिए इन लोगों को
बताएंगे तो फिर ये डिपार्टमेंट्स होंगे और इनको प्रोवोक करें कि ये वाली चीज़ें लोगों में अवेयरनेस हो। एंड आई रिक्वेस्ट टू द मीडिया एज वेल कि इस तरह आप लोगों ने डिजीज़ के लिए, डेंगू के लिए और कोविड के लिए किया है, कि आप इसके लिए भी प्रोवोक करें इनको, लोगों को, कि आप अपनी कज़न मैरिजेस ना करें। और गवर्नमेंट लेवल पे मैं आपकी वजह से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दे शुड इनिशिएट द जेनेटिक काउंसलिंग एट द फर्स्ट स्टेप टू द पीपल, दैट दे शुड काउंसल कि आप कज़न मैरिजेस ना करें, क्योंकि लोगों ने तो पैदा होते ही बांध देना होता है कि नहीं हमने उसके साथ करनी है और हमने उसके साथ करनी। बिल्कुल ऐसे ही, अभी बच्चा पैदा होता ही नहीं है तो वो पहले ही कह दिया जाता है कि हमारे घर ये बेटी आएगी या हमारे घर ये जाएगी। ब्रेडफोर्ड में अगर आप जाके देखें, जहाँ पे ये स्टडी कंडक्ट हुई है, जहाँ पे 31% बर्थ डिफेक्ट्स निकले हैं, अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हम पाकिस्तान की किसी बहुत ओल्ड वर्जन में रहते हैं। वहाँ पर वो एक एक घर में पूरी पूरी फैमिलीज एडजस्ट होती हैं और बेशक उनके बच्चे वहाँ पे ब्रॉटअप हुए हों, वो यहाँ पे आके अपने उस गांव में जाते हैं और वहाँ से अपनी शादी करके लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, चाहे वो उनको इंग्लिश बोलनी भी आती है या नहीं, लेकिन दे प्रेफर कि हम वहाँ के बंदे की शादी की बजाय यहाँ से लेके जाएं, यहाँ से लेके जाएं। तो डॉक्टर गजाला हमें बताइए कि जितने भी अमराज हो जाते हैं, नकाइस पैदा हो जाते हैं बच्चों के अंदर, तो ये काबिले इलाज है? जी काबिले इलाज है किसी हद तक। ओके। जैसे आपका ये क्लेफ्ट लिप होता है, ठीक, तो ये उसकी प्लास्टिक सर्जरी वाले सर्जरी तो कर देते हैं, कुछ हद तक तो ठीक हो जाता है, लेकिन आपके नॉर्मल लिप्स की तरह तो वो कभी भी नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, मेमोरी लॉस है, तो वो उस तरह नॉर्मल लोगों की तरह तो वो नहीं हो सकता। किसी हद तक काबिले इलाज है, 100% नहीं। ठीक है, तो क्या ये सारे बच्चों में ये नकाइस पैदा हो सकते हैं या फिर चांसेस कम होते जाते हैं जितने ज्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे, या क्या होता जाएगा जनरेशन? फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन में अगर आप सोचें कि मेरे तो पेरेंट्स ने फर्स्ट कजन मैरिज की थी तो हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि 12.5% आपका डीएनए शेयर होता है। ठीक है, फर्स्ट कजन, हाँ जी, फर्स्ट कजन में तो 12.5% जो बच्चे होंगे वो 4 में से एक बच्चा जो है वो उसमें से 4 या 6 में से एक बच्चा जो है प्रोन टू इन्फेक्शन है ही है। मैं सारे बच्चे नहीं कह रही, लेकिन एक आध बच्चा आपका उसमें से प्रोन टू इन्फेक्शन है, उसमें ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपकी पहली जनरेशन में नहीं है, जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, तो F2 जनरेशन में वो जरूर प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट फर्स्ट कजन थे और आगे आगे पहली जनरेशन में तो वो शो नहीं हुए, लेकिन उसके जीन में वो मैसेज, वो जेनेटिक्स में तो वो मैसेज कैरी कर रहा था ना, कि जैसे उसको हाइपोथायरॉयडिज्म आप कहें कि जी मेरी मदर को तो हाइपोथायरॉयड नहीं था तो मुझे क्यों हो गया, तो आपकी परहैप्स नानी को होगा, तो आपकी मदर कैरी कर रही थी वो जीन, तो वो जेनेटिक मटेरियल जब आपको ट्रांसफ़र हुआ तो वो आपको हो गया। तो इस तरह ये चीज़ें अगर फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुई तो दे आर प्रोन टू कैरी टू द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। तो ये हमें बताइएगा कि टेस्ट फिर किस तरह के करवाने चाहिए? अगर अभी इतनी फैसिलिटी नहीं भी मौजूद, लेकिन कुछ टेस्ट होंगे जिनसे हमें पता चल सकता है। फैसिलिटी मौजूद है, आपके डीएनए टेस्टिंग की फैसिलिटी तो अब है मौजूद है, बहुत आम तो नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि है नहीं, अब है, बिल्कुल है। तो इसलिए इसको भी, इस पे भी जोर देना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए। लोग क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल का रुख करते हैं जब आप किसी क्रोनिक डिजीज में मुब्तला हो जाते हैं। हम डेंगू भी घर पे क्योर कर लेते हैं, जब तक कि हम बिल्कुल प्लेटलेट्स होते हैं 8 या 9 पे नहीं पहुंच जाते, हम हॉस्पिटल नहीं जाते जब तक सीवियर डायरिया नहीं आपको हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है ना कि हम इनिशियल स्टेप्स पे हॉस्पिटल जाएं या डॉक्टर को कंसल्ट करें। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन और ये जरूर है। तो इसलिए ये फोकस करना चाहिए कि एक तो जब आप मैरिज का कॉलम है उसमें कॉलम इंक्रीज करें, जैसे हमने थैलासीमिया ऐड करा रहे हैं, तो इस तरह बाकी डिजीजेस को भी इंक्लूड करें कि आया दीज आर हीमोफिलिक, थैलासेमिक, इफ दे आर फर्स्ट कजन हैविंग द डेफनेस और दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट। ठीक है, और उसके बाद दूसरे कॉलम, और लोगों को बार बार इनिशिएट किया जाए कि आप फर्स्ट कज़न के बजाय दूसरे लोगों को भी चांस दें, उनके साथ भी रिलेशनशिप्स एक्सटेंड करें ताकि वो रिलेशनशिप्स हेल्दी और एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स हों। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे जनाब के कज़न मैरिजेस के क्या
नकाइज सामने आ सकते हैं, बच्चों के अंदर उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। प्रोफेसर डॉक्टर गजाला रूबी हमारे साथ मौजूद थी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इस बारे में इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में हम लोगों ने आज बात की है कि कज़न मैरिजेस की वजह से जो आने वाली जनरेशन में होती है उनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि आपको कज़न मैरिजेस अब कम से कम करनी चाहिए, इसको इस अवेयरनेस को पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुना मजीद भी आपसे बात करेंगे, आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मौसम, सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो पाकिस्तान दुनिया का खुशकिस्मत मुल्क है जहां तमाम मौसम जो है बदल बदल कर आते हैं। हर मौसम का अपना रंग होता है, हर मौसम अपने असरात छोड़ कर जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सर्दी के अरूज के महीने होते हैं, उसमें सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस दौरान गर्म और मकफी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मामूल से ज़्यादा होने लगता है। ये ग़िज़ाएं ना सिर्फ जिस्म को गर्म रखती हैं बल्कि जल्द हजम होकर हमारी भूख भी बढ़ाती हैं। और सर्दियों की रातें होती हैं, लिहाफ होता है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं और इनका आपस में गहरा जोड़ पड़ता है। मूंगफली होती है, मेवाजात होते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट और चिलगोज़े वगैरह सर्दियों की खास सौगात समझे जाते हैं और इन अशिया से तैयार शुदा हलवा जात सबका जी लुभाते हैं। लेकिन इनमें जो कैलोरीज होती हैं, फैट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो हमारे मोटापे का भी बाइस बनते हैं। तो इसके अलावा मौसमी फल, अंडे और जूसेस कैसे हमें सेहतियाब रखते हैं। सर्दियों में मौसम सरमा में हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएं और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब हों और हम बीमारियों से भी, जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे भी बच सके, हमारा इम्यून लेवल जो है वो बरकरार रह सके, मजबूत हो जाए। तो इस हवाले से हमने आज बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुरिया अरूज हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं। हुरिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हुरिया, जिस तरह मैंने भी बताया कि मौसम चेंज हो रहा है, तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारी ग़िज़ाएँ चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हम लोग जो ठंडी ग़िज़ाओं से गर्म ग़िज़ाओं पे मुंतकिल हो जाते हैं। तो हमें बताइए, जैसे ही सर्दी आती है तो हमें क्या क्या अपनी ग़िज़ा में ऐड ऑन कर लेना चाहिए जिससे हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो बरकरार रह सके, मजबूत रहे। अच्छा, अगर सर्दी की बात की जाए तो ठंड में डेफिनेटली हर बंदे को आजकल एक वो ट्रेंड सेट सा हो गया है कि लाइक हर किसी को फ्लू है, नज़ला, जुकाम, मतलब हर बंदे को ही है। ठीक है, अब हमारी सराउंडिंग में भी देखा जाए तो काफ़ी लोग इसका विक्टिम बन चुके हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये होता है कि इम्यूनिटी वीक होती है। तो इम्यूनिटी के स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो जो मेजर हमारा वाइटामिन है, वाइटामिन सी है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत अच्छा है। ठीक है, कोविड के डे पिछले दिनों, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड बहुत रिकवर हो गया, लेकिन पिछले दिनों में लोगों ने विटामिन सी, हालांकि जिसको नहीं भी चाहिए था उन्होंने भी बहुत इनटेक किया उसका। लेकिन फिर ये चीज भी होती है कि विटामिन सी का अगर एक्सेस अमाउंट में ले ली जाए तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, लाइक आपकी ब्लोटिंग हो जाती है, पेट के इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब हम दूसरी साइड पे इम्यूनिटी बूस्टिंग जो फूड हैं, ड्राई फ्रूट्स, अब सर्दियों की मेन सौगात हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें हमारे नट्स जितने भी हैं वो सारे ही एंटीऑक्सीडेंट्स उनकी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी, तो वो हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, बनाए गए हैं। तो इसमें जो सबसे मेजर होता है हमारा बादाम, ठीक है, वॉलनट्स, अखरोट हो गए। ठीक है, इसके अलावा पिस्ता हो गया। इनमें जो मेजर क्वालिटीज होती हैं कि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है जी, वो आपके एक तो हार्ट हेल्थ के रिगार्डिंग, आपकी अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, मतलब कोई भी हार्ट से रिगार्डिंग कोई बीमारी है तो उसको वो रिड्यूस करता है। उनके लिए मुफीद है, बहुत मुफीद है। लेकिन एक जो होती है रिकमेंडेड डोज होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि बादाम और जो अखरोट होते हैं, ये इसके अंदर जो है हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई होता है जो मेजर परफॉर्म करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए फंक्शन। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन होता है हमारी इम्यूनिटी को
को बूस्ट करना, हमें जो फ्री रेडिकल्स जहरीले मादे बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं हर टाइम, ठीक है, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है, उसको विटामिन ई किल करता है, कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इम्यूनिटी आजकल बहुत ज्यादा चाहिए, जिस तरह कोरोना आ चुका है, स्मॉग है और आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो उसके लिए भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हुरिया हमें बताइएगा कि इसकी मिकदार कितनी लेनी है, डोज इसकी कितनी लेनी है, अगर दिन में हम लोग खा रहे हैं हमें कितना चाहिए। और दूसरा कहा जाता है कि अगर हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, अगर मिकदार की बात की जाए तो मिकदार जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उनकी एक स्पेसिफिक डोज होती है कि लाइक उसकी इतनी आपने क्वांटिटी कंज्यूम करनी है। ठीक। अगर फॉर एग्जांपल अब बात कर लेते हैं, बादाम से स्टार्ट कर लेते हैं। अब बादाम का ये होता है कि आप अगर निहार पेट मॉर्निंग के टाइम लेते हैं तो उसकी जो अफादियत है एज कम्पेयर टू शाम में भी ले लें, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो सुबह के टाइम वाली अफादियत है वो कई गुना ज्यादा है। वो इस तरह से है कि रात को पानी में भिगोए हुए हों, सुबह 6 से 7 बादाम वही रात के भिगोए हुए छिलका उतार के खा लें। तो ये क्यों कहा जाता है कि छिलका उतार के खाना है जी? उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर उससे होती है। जो बादाम का छिलका उतार के हम रेकमेंड करते हैं कि आपने छिलका उतार के खाना है, उसका ये होता है कि उससे उसकी एब्जॉर्प्शन यानी वो हजम होने में, डाइजेशन में उसके प्रॉपर वो वर्कआउट करता है। ठीक। और अगर हम छिलके के समेत सुबह सुबह निहार पेट खा लेंगे तो जाहिर सी बात है वो डाइजेशन में इतना वो थोड़ा हार्ड होता है, तो डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो 7 से 8 बादाम। और अखरोट की अगर बात की जाए तो अखरोट जो है वो दिन में 2 इस्तेमाल करने हैं आपने। ओके, ठीक है। जो है 2 इस तरह करने हैं कि आप सुबह नाश्ते में या नाश्ते के साथ जो स्नैक टाइम होता है उसमें 1 ले लें या इकट्ठे 2 ले लें। टोटली मतलब ये डिपेंड करता है कि आप सिर्फ 2 ही लें, 2 से ज्यादा ना लें। और जैसे आपने स्किन की बात की तो स्किन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हर जो इंसान है, फीमेल होगी मोस्टली, उनमें होता है ये एक्नी का इशू, ठीक है। तो ऑयली स्किन हर पर्सन की नहीं होती, कुछ लोगों की जो है ड्राई होती है, कुछ की ऑयली होती है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को नॉर्मल मिकदार में खा रहे हैं, जैसे 6 से 7 बादाम खा रहे हैं, अखरोट 2 खा रहे हैं, अंजीर हो गई वो भी 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं जितने रिकमेंडेड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्किन बहुत। लेकिन आपको लगता है हुरिया कि यहाँ पर हमारी रिकमेंडेड जो बताया जाता है कि आपने इतने ही पोर्शन खाने हैं, उतना खाया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं रात को सारे बैठते हैं, रजाइयाँ ली हुई होती हैं और वो मूंगफली हो या जितने भी ड्राई फ्रूट्स हों वो सामने पड़े होते हैं और खा रहे होते हैं, किसी को पोर्शन का साइज का आइडिया नहीं हो रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है ये। अभी तो खैर विंटर्स का स्टार्ट है, ये आगे दिसंबर में ऐसे ही होना है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं कि हम जो है पब्लिक को ये अवेयरनेस दे सकें कि लाइक आपने एक रेकमेंडेड जितनी डोज है उतनी ही खानी है। अब जैसे पीनट है वो हम थायराइड के पेशेंट को नहीं दे सकते, ओके, ठीक है। इसके अलावा पीनट में लोग आजकल पैकेट जो पीनट होती है उसमें नमक बहुत होता है, तो वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत मतलब कि नुकसान कर सकती है, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट कर सकता है और बहुत सारी आपको मतलब दिल के रिगार्डिंग जितने मसले हैं वो हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना आपको रेकमेंड किया गया है उतना ही खाएं, ठीक है। उससे एक्सीड करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप किसी चीज की ज्यादती करेंगे तो वो ऑल्टरनेट वे में जाके आपको नुकसान देगी, बिल्कुल फायदे की बजाय। और जिस तरह आपने भी पीनट की बात की कि वो भी पैकेट में मिलती है, आजकल बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी पैकेट में मिलना शुरू हो गए, जिसमें इंजीर आ जाती है, खुबानी आ जाती है, किशमिश वगैरह। इनकी हमें अफादियत के बारे में बताइए और इनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। देन दूसरा कि इनको किस तरह खाना चाहिए, मतलब बहुत से लोग कहते हैं इसको धोकर खाना चाहिए, जो डब्बे वाले भी होते हैं। अच्छा, जो पैकेट फॉर्म में जितने भी मिलते हैं ना हमारे ड्राई फ्रूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको कोशिश करें लेना, लेकिन अगर आपको कहीं और सोर्स से नहीं मिल रहा, कोई मतलब जो खुला है वो नहीं मिल रहा या कोई इशू है कि आपने पैकेट लेना है, तो उसके रिगार्डिंग ये होता है कि आपने जो भी ड्राई फ्रूट लिया है उसको उसके ऊपर मेंशन भी है कि ये मतलब रेडी टू ईट है, फिर भी आप कोशिश करें उसको वॉश करके इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उसके ऊपर वो पेस्टिसाइड्स की एक मतलब स्प्रे होती है, फाइटिक एसिड होता है, वो करके उसको सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो एज कम्पेयर टू आप उसको वैसे ही खा लें, पैकेट फॉर्म को निकाल के वैसे ही, क्योंकि आजकल के लोग ना एक तो ये कहते हैं कि भाई टाइम नहीं है, बस ले लिया है तो अपने बैग में रख लेते हैं, आराम से जब दिल किया खा लेंगे, जब भूख लगी फील हुआ। तो उसके रिगार्डिंग ये होता है कि आपने उसको धो के इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर हाइजीन मतलब प्रॉपर्टी जो होती हैं वो कम होती हैं, तो आपने उसको मेंटेन करना है, उसको साफ करके फिर इस्तेमाल करना है, ताकि आपको आगे कोई गट का लाइक जैसे कोई स्टमक का इशू है, इस तरह के इशूज ना हों। और दूसरा हम देखते हैं कि जुकाम और जब ये गला और बुखार हो जाता है, जब ये मौसम चेंज होता है, तो अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अंडों की फादियत के बारे में बताइए और हमें किस तरह अंडे जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए।
सर्दियों के हिसाब से बात की जाए तो वैसे तो अंडा गर्मियों में भी एक मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूट्रिशन इसमें बहुत अच्छी है। अगर न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग इसमें बात की जाए तो इसकी जो यॉक होती है ना अंडे की, उसमें विटामिन ए और डी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। दोनों फैट सॉल्युबल हैं। ठीक है। एक मतलब सिंपल वर्ड में बात करते हैं तो चिकनाई में मतलब वाले होते हैं ये, और जो विटामिन ए होता है वो हमारी जो आई हेल्थ है, जितना भी लोगों को आंखों का मसला होता है, आई साइट वीक है, मतलब प्रॉपर देख नहीं पाते, स्किन से रिगार्डिंग कोई इशू है या इम्यून सिस्टम का कोई इशू है, नज़ला जुकाम वगैरह, उसके रिगार्डिंग बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। और विटामिन डी अदर साइड पे देखा जाए तो विटामिन डी जो एग योक में होता है, उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम यानी ये जो नज़ला जुकाम है, एक तो इसको करता है, दूसरा आपकी जॉइंट हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है विटामिन डी। और डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं अगर किसी के बाल गिरते हैं, स्किन के रिगार्डिंग कोई एक्नी है, स्किन में बहुत पिंपल्स हैं, तो विटामिन डी का अपना इंटेक प्रॉपर रखें। डाइट से जो हमें मिलता है वो विटामिन डी बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स हमें एग से मिल जाता है। कोशिश करें अंडे को, अगर आप मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ ट्रेंड है कि वो इसको बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सर्दियों में ज़्यादा खास तौर पर बॉयल करके इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ लोग इसको फ्राई करके भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस तरीके से भी, लेकिन कोशिश करें सर्दियों में इसको बॉइल्ड फॉर्म में ही लें। उसका क्या है कि उसमें एक तो आपको हीट प्रोवाइड करेगा बॉडी को, दूसरा ये है कि इसके अंदर एसेंशियल कैल्शियम होता है। ठीक है। आपकी जॉइंट बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम होता है, बोन की फॉर्मेशन में कैल्शियम के साथ काम करता है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है। लेकिन फिर यही होता है कि इसको भी अगर आपने इनटेक करना है तो प्रॉपर एक मतलब मिकदार में इस्तेमाल करें, ये ना हो कि आप एक दिन में 5-5, 6-6 अंडे खा रहे हो। और बहुत ही एक मतलब नेचुरल है और हाईली न्यूट्रिशनस फूड। जी, दूसरा जैसी सर्दियां स्टार्ट होती हैं, सी फूड का जो है मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें फिश आ जाते हैं, प्रॉन्स आ जाते हैं, श्रिम्प्स आजकल बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं। तो इसका बताइए कि हमें सी फूड की इंटेक कितनी कर लेनी चाहिए जैसे ही सर्दियां आती हैं, और मतलब जो प्रॉन्स और श्रिम्प्स हैं और फिश है, इनकी क्या क्या अफादियत है? फिश से अगर स्टार्ट करें, चलें फिश से स्टार्ट करते हैं। फिश जो है हमारा एक नेचुरल, हर कोई कहते हैं ना आजकल के बंदे को कि ओमेगा 3 लें, तो फिश के अंदर मेजर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वही कि आपकी ओवरऑल जितनी भी ब्रेन की हेल्थ है ना, ब्रेन डेवलपमेंट, अब एक तो अगर ज्यादा 50+ एज का कोई पर्सन है, उसकी वैसे ही यादाश्त मतलब कम हो रही होती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं वो कम हो रही होती हैं एज के साथ से, और अगर कोई डिजीज है तो फर्दर और ज्यादा कम हो जाती हैं। लेकिन अगर फिश का इस्तेमाल दिन में आप वीक में आप अगर 2 बार करते हैं, लाइक एक दफा मंडे को कर लिया, दूसरा वीकेंड पे कर लिया, ट्वाइस अ वीक। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर जितने एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं आपको, वो सारे पूरे हो जाते हैं। ठीक है। अदर देन अगर हम आपने बोला कि जो है इसकी बात की जाए, प्रॉन्स वगैरह की बात की जाए, तो ये भी बहुत हेल्दी हैं हार्ट हेल्थ के रिगार्डिंग। जितने भी हार्ट के रिगार्डिंग इशू है, किसी की एंजियोग्राफी हुई, किसी का मतलब हार्ट में स्टंट डले हुए और मतलब वीक जो हार्ट के टिश्यूज हैं वो वीक हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत इफेक्टिव है फिश। और एक नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई एक नेचुरल सोर्स है। लोग ओमेगा 3 जो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम फिश का इंटेक वीक में हफ्ते में 2 बार करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा ओमेगा 3 जितना हमें नेचुरल चाहिए वो हमें खुराक से ही मिल जाएगा, हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अदर देन अगर फिर भी कोई इस चीज़ की डेफिशिएंसी, जिसको बहुत स्वेयर ओमेगा 3 की या हार्ट के रिलेटेड स्वेयर इशू हो, उसको साथ फिश का इस्तेमाल करने के साथ साथ ओमेगा 3 का कोई सप्लीमेंट भी वो इस्तेमाल कर सकता है, कोई लेकिन रिकमेंडेशन के साथ, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर हफ्ते में हमें खाना है तो क्या हम सिर्फ एक हफ्ता फिश का कर सकते हैं, एक हफ्ता प्रॉन्स का कर सकते हैं, एक हफ्ता श्रिम्प्स का कर सकते हैं, इस तरह बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब पहले एक पोर्शन ये खा लिया, फिश का खा लिया, फिर प्रॉन्स का खा लिया, इस तरह मतलब हर वीक में उसका एक रख लें कि आपने इस वीक में ये कंज्यूम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डेफिशिएंसी इस तरह होती है कि आपकी ये ना एक वेरी करता है कि जो अर्ली एज के लोग होते हैं उनमें तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मामूली होती है, क्योंकि वो वर्किंग की वजह से या ईटिंग हैबिट प्रॉपर होने की ना वजह से ओमेगा 3 कम होता है। वो आप जब फिश का इंटेक प्रॉपर करते हैं, साथ जो है अपना डेयरी का इंटेक प्रॉपर करते हैं, तो वो आपको वहाँ से पूरा हो जाता है। लेकिन अगर सर्टन एक एज है, स्पेसिफिक कोई जो डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग भी है, तो फिर ये होता है कि डेफिशिएंसी प्रॉपर फुली तौर पे तो एक दफ़ा खाने से ठीक नहीं होती ना, वो आप वीक में 2 बार इस्तेमाल करें वो ठीक हो जाती है, फिर मैनेज हो जाती है। उसको ठीक करना तो वो बात की है, लेकिन मैनेज हो जाती है। लेकिन आपने कहा कि वीक में 2 दफा इस्तेमाल कर सकते, लेकिन फिर भी उसमें कितना पोर्शन हमें खाना चाहिए? अच्छा, फिश का ये होता है ऑन्स के अकॉर्डिंग होता है ये फिश का। ठीक है। जैसे एक हाथ के अकॉर्डिंग 8 ऑन्स के इक्वल जो है या 6 ऑन्स के इक्वल हम इसको खा सकते हैं। ठीक है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर फिश को खाना भी है, घर में भी अगर बना के खा रहे हैं, तो उसमें मसाला जात कम इस्तेमाल करें।
ठीक है, लोग ना इसको फ्राई करके एक तरह से जैसे वो रोस्ट पीस नहीं होता उस तरीके से बना के खाते हैं। तो ग्रिल्ड फॉर्म में अगर खाई जाए तो वो वेट लॉस की तरफ भी लेके जाती है और वैसे भी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। अच्छा, और घर में अगर बना रहे हैं तो फिर किस तरह बनानी चाहिए? मतलब घर में भी वो सालन भी बना लेते हैं, ग्रिल भी कर लेते हैं या उसको फ्राई भी कर लेते हैं, तो कौन सी ज्यादा अच्छी है अगर घर में बना रहे हैं? ग्रिल्ड फॉर्म सबसे बेटर है क्योंकि उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। हमें फिश अगर खानी है तो उसमें से हमने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज गेन करनी है। अगर हम दोबारा फिर अगेन उसके ऊपर ऑयल और घी वगैरह तल के उसको खा रहे हैं तो फिर हमें जो कोलेस्ट्रॉल का इशू है जिसको हमने रिड्यूस करने के लिए इसको खा रहे हैं, हार्ट हेल्थ के लिए खा रहे हैं, वो दोबारा से जो है रेज हो सकता है। ये होता है अगर आपने घर में बनानी है, फॉर एग्जांपल फिश का इस्तेमाल घर में कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो जो उसके फिश के मसाला जात होते हैं हल्के से वो डाल लें क्योंकि उसका टेस्ट, उसकी स्मेल वगैरह निकालने के लिए एसेंशियल होते हैं वो। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो ऑयल है, जो घी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल माइन्यूट होनी चाहिए, ना होने के बराबर होनी चाहिए। इसका यही बेस्ट होता है कि आप उसको ग्रिल फॉर्म में इस्तेमाल कर ले क्योंकि लोगों को नहीं पता, वो बहुत ज्यादा ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब उसको ना एक कढ़ाई के अंदर यही हो रहा होता है हर घर में, वो एक कढ़ाई होती है उसके अंदर इतना सारा ऑयल डाल के उसके अंदर फिश फेंक रहे होते हैं मसाले वाली, वो आराम से खा रहे होते हैं कि भाई बहुत मजे की है, टेस्टी है। लेकिन वो जितना बाद में फैट गेन करती है, वो फिर उन लोगों की सोच है कि वो एकदम से जब वो कहते हैं ना कि हमें भाई फिश खाने से चर्बी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फैट मतलब वेट गेन बहुत हो रहा है, तो वो उसकी तरफ जाता है कि जब आप उसको कुकिंग मेथड में जिस तरीके से बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह कुक कर रहे हैं उसको। दूसरा कि आप लोगों ने ऑयल कौन सा यूज करना है वो भी देखना, और बार बार एक ही ऑयल को आप लोगों ने यूज नहीं करना है क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो हर किसी का यही होगा कि रोज हमारे घर फिश बने और हम वही ऑयल यूज करें, तो इसका भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। दूसरा हुरिया, एक ये भी मिथ है, अब ये मिथ है या नहीं है ये आप ही हमें बताएंगी कि फिश के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये इसका क्या प्रॉब्लम है इससे? नहीं, इसके बाद ये भी एक मिथ ही कह सकते हैं इसको कि ये प्रॉपर इसकी कोई अभी तक रिसर्च नहीं इस पे हुई कि दूध नहीं पीना चाहिए। बस ये कहा जाता है कि फिश के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आप दूध का इस्तेमाल कर लें क्योंकि फिश के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना भी है तो 2 से 3 घंटे के बाद कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी हमने दूध का इस्तेमाल किया तो हमारी स्किन पे ना अजीब से वो वाइट से धब्बे से बन गए, ठीक है, फुल बहरी उसे कहते हैं उर्दू में, ठीक है, वो एक बीमारी सी हो गई। तो वो इस तरह नहीं होता, वो आपकी फिश की अब्जॉर्प्शन पे, आपकी कंजप्शन पे होता है कि आपने किस तरीके से किस टाइम, जैसे अब रात के टाइम लोग खाते हैं फिश, उसके बाद फौरन या तो बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं या फिर दूध का इंटेक कर लेते हैं साथ, जी हमारी कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा, फिश भी खा लिया, ये भी खा लिया, तो हमारी न्यूट्रिशन नीड्स पूरी हो गई हैं। ऐसे नहीं होता। अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें जो फिश है उसको सुबह में लंच में इस्तेमाल करें, 2 से 3 घंटे के बाद दूध का इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता। ठीक है जी, हमने काफ़ी चीज़ों की बात कर ली, अब जो चीज़ें रह गई हैं वो रह गई हैं कि आगे जिस तरह हमारे फ्रूट्स आ रहे हैं, मौसमी फलों के हवाले से हमें बताइए कि कौन कौन से मौसमी फल हमें खाने चाहिए। सिट्रस फ्रूट आ रहे हैं आगे, वो कितने अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए? सिट्रस फ्रूट्स में अब हमारा जो सर्दियों का सबसे बड़ा जो बादशाह है वो है विटामिन सी, ठीक है। जितने ऑरेंजेस, माल्टे जो हमारे आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग उसमें ये है कि अगर आप विटामिन सी का इंटेक माल्टे से करते हैं, ऑरेंज से करते हैं, तो 2 दिन में खा लें तो आपकी पूरी नीड हो जाती है उससे, जितना आपको चाहिए होता है, ये होता है। तो उसमें भी लोग ये करते हैं कि एक टाइम पे प्लेट में भर के रख लेते हैं, कोई 5 से 6 उसमें ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है, और भी फ्रूट्स होते हैं, मीठे एक हैं, हमारे इम्यूनिटी बूस्ट है, मीठे आजकल चल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी वाटर का लेवल बहुत ज्यादा होता है और एक तो दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बूस्ट बहुत अच्छी करता है आपकी। और आजकल मौसमी भी आई हुई है, वो कितनी अच्छी है हमारे लिए। मौसमी भी इसी तरह ऐसे जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम ही करती है और ये भी जो है इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग करने का क्या मकसद है, जो हमें बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स यानी जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया, जो हमें वायरसेस जो हमें फ्लू करते हैं, नज़ला करते हैं, जो हमें मतलब अटैक करते हैं, उससे ये प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड्स होते हैं जिसमें ऑरेंजेस आ जाते हैं, इसके अलावा जितने वाटरी कंटेंट फूड होते हैं ना, ठीक है, इसमें जैसे आपने बोला मीठे हैं, मौसमी हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी को फाइट करते हैं अगेन जो जितने इन्फेक्शन हो रहे होते हैं उससे प्रिवेंट करते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा इनके क्या हमें होल फ्रूट यूज करना चाहिए या फिर जूसेस के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं? अच्छा कौन सा वाला है? जो अच्छा है वो ये है कि आप होल फूड को इस्तेमाल करें। उसमें ये होता है जैसे ऑरेंज है ना, लोग इसके बारे में ये बात करते हैं
शुरू से ही एक सुनते आए हैं, लेकिन एक इसको चेंज करना चाहिए। अपने दिमाग की साइकी एक बनी हुई है कि जो इसका ऊपर वाला छिलका होता है ना, व्हाइट वाला, जब हम उसको पील ऑफ करते हैं उसके ऊपर भी छिलका सा होता है व्हाइट, उसको लोग पील ऑफ करके खाते हैं भाई कि नहीं खाना ये वो, इसमें मतलब कि मुंह में जाके टेस्ट अच्छा नहीं आता, कड़वा सा होता है। लेकिन अगर स्टडी और न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो उसमें ये होता है कि उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। ओके, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हमारी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसके रिगार्डिंग बहुत इफेक्टिव है। वैसे विटामिन सी तो कॉन्स्टिपेशन करने ही नहीं देता क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो ऊपर वाला फाइबर है उसको अगर आप मेहरबानी से अगर उसको ना उतारें, उसको वैसे ही खा लें, तो वो आपकी जो फाइबर का लेवल है उसको बहुत अच्छा बॉडी के अंदर कर देता है। ठीक है जी, हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं। हुरिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छी डिस्कशन रही है हमारी आपके साथ, और जिस तरह आपको पता चल गया कि कौन कौन सी अब आप लोगों ने अपनी ग़िज़ा में चीज़ें ऐड ऑन कर लेनी है, उस हवाले से हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नाम मजीद भी आपसे बात करेंगे। यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आज 9 नवंबर है और ये दिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरसगीर के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन वो अजीम इंसान पैदा हुए जिन्होंने तारीख का धारा ही बदल दिया, जिनके एक ख्याल ने दुनिया का नक्शा तब्दील करके रख दिया। इंसानी रूह बेदार करने वाले मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीम उल उम्मत डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ जनाब मनाया जा रहा है। अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए तो 500 साल बरसगीर पर राज करने वाले मुसलमान गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। माजी के हाकिम अब महकूम बन चुके थे। शानदार माजी रखने वाले मुसलमानाने बरसगीर अब अंग्रेज के जुल्म का शिकार थे। मुसलमानों की ये हालत देखकर उनकी रूह तड़प उठी थी। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया था। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी इस कदर ज़रखेज़ है कि उनकी ज़िंदगी के एक एक पहलू पर जो है वो किताबें लिखी जा सकती हैं। इसलिए उनकी ज़िंदगी के पहलुओं को अहाता करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी पर एक सरसरी नज़र डालने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ कलाम इकबाल भी सुनेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा हैं, जो बहू हैं अलामा इकबाल की, और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने बात की है कि हम कलाम इकबाल भी सुनेंगे। और उसके साथ हमारे साथ इस वक्त शरीक हैं मोहसिन फ़याज़ हैं, जो सिंगर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ साइमन है जो तबला नवाज़ हैं, उनसे हम लोग कलाम इकबाल सुनेंगे। अभी मैं चलती हूँ, नासिरा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। मैडम, हमने देखा कि इकबाल की शायरी में इकबाल का पैगाम या फ़लसफ़ा हयात क्या है, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ऐसे ज़माने में पैदा हुए थे यहाँ पे बरे सग़ीर में मुसलमानों के ऊपर बहुत मायूसी का आलम था, क्योंकि हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, और जंग आज़ादी के बाद क्योंकि मुग़ल जो थी सल्तनत वो ख़त्म हुई थी, तो मुसलमानों को समझा जाता था कि सब जो थे तक़रीबकारी वो मुसलमानों ने की थी। उनके लिए कोई ना ओहदे खाली थे, ना उनको तालीम का कोई सही रास्ता मिलता था, माँ सिवा के सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी खोली। तो इकबाल चाहते थे कि मुसलमानों में एक जोश और वलवला और नई पैदा करें उमंग कि वो दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो सके। तो वो फरमाते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैडम, हमने देखा है कि इकबाल ने नौजवानों को ख़ुसूसन जो है खुदी का दर्स दिया है अपनी शायरी में, तो हमें बताइएगा ये खुदी क्या है? खुदी तो इकबाल का वो एक तसव्वुर है ना कि हर इंसान जो है वो अपने आप में इस तरह की कैफियत पैदा करे कि वो सब लोगों से आगे निकल जाए। और वो आपका पता है बहुत मशहूर शेर है इकबाल का, खुदी को कर बुलंद इतना
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और फिर खुदी के बारे में वो फरमाते हैं तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा अजब नहीं ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी आरजू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैडम हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल आगे जाके संभालना है, उसकी भाग दौड़ संभालनी है, तो वो अपनी खुदी को कैसे बुलंद कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लामा इकबाल का तमाम जो है कलाम वो नौजवानों से मुखातिब है, और ख़ास तौर पे जब वो अपने बेटे जावेद से कोई बात करते थे तो हमेशा उनका यही था अंदिया कि ये मैं तमाम नौजवानों से बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि 64% हमारी आबादी इस वक्त नौजवानों की है, तो उन्हीं से इकबाल मुखातिब होते हैं तो कहते हैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है मोहसिन फ़याज़ और साइमन भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन और साइमन मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मोहसिन, जिस तरह आज इकबाल डे मनाया जा रहा है और बचपन से हम ये इकबाल डे मना रहे हैं, तो आज इकबाल कलाम इकबाल हम आपसे सुनेंगे, तो कौन सा कलाम आप पहले हमें सुनाने जा रहे हैं? इकबाल का कलाम है खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़रूर आपको सुना। खुदी का सिर नेहा खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसां खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, किया है तूने बताए गुरूर का सौदा। फरेब सूदो ज़ियाना इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।
किया है तूने मताए गरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियाना इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा मोहसिन आपने पढ़ा है कलाम, और साइमन आपने बहुत अच्छा तबला बजाया है। और नासिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और मज़ीद भी इकबाल के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, हम जिस तरह देखते हैं कि इकबाल तकदीर परस्ती की बजाय जो है वो दुनिया को आप पैदा करने की जो है वो कायल करते थे, तो क्या पाकिस्तानी अवाम आपको लगता है कि अपने शायर की जो ये फ़लसफ़े पर अमल कर पा रही है या कर रही है? असल में हमारे यहाँ जो तालीम का निसाब है उसमें इकबाल को बस एक शायर के तौर पे पेश किया करते हैं, ऐसे बताते हैं पैदा कहाँ हुए, तालीम कहाँ हासिल हुई, वफ़ात उनकी कहाँ हुई, ये बताते ही नहीं कि उनके ख़यालात या उनके तसव्वुरात क्या थे और वो कौम से क्या तवक्को रखते हैं। तो जब तक आप, जिस तरह आपका ये मीडिया है, मीडिया जो है ये चौथा सतून है रियासत का, जब तक हम खुद ना बताएं लोगों को या नौजवानों को कि क्या उम्मीद रखते थे इकबाल या क्या उम्मीदें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इकबाल ने तो फरमाया, तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। बिल्कुल ऐसे ही। और मैडम, आजकल हम देख रहे हैं कि तसव्वुफ़ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो हमें बताइएगा तसव्वुफ़ के बारे में इकबाल की क्या राय है या राय थी, और उनके पसंदीदा सूफ़ी कौन थे? जो हमारे यहाँ इस वक्त दुनिया भर में और ख़ास तौर पे आलम इस्लाम में सूफ़ी हैं जिनको बहुत इस वक्त उनकी हो रही है पजीराई, वो हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी, और यही इकबाल के थे उस्ताद। और बल्कि उन्होंने जो जावेदनामा रखा है वो एक सफ़र है फ़लाक में, जो मौलाना रूमी उनके उस्ताद के तौर पे उनको लेके जाते हैं, और उसमें वो मौलाना रूमी को मुखातिब होते हैं पीर रूमी, और अपने आप को कहते हैं मुरीद हिंदी, और ज़िंदा रूद दूसरा लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनको तमाम अफलाक की सैर कराते हैं रूमी, और उनको समझाते हैं कि क्या मकसद है तसव्वुफ़ का, और वो इंसान को अपने दिल की गहराइयों में जाकर ये देखने की तवक्को देता है या ये देखने की सलाहियत देता है कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि ज़ाहिर व बातिन जब तक एक जैसा ना हो इंसान तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी तरफ मैडम, हमें कुछ उनके जो रिश्ते थे, जिस तरह हमने देखा कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने जो शायर मशरिक़ को अपना दोस्त समझा, उसके बाद सियासी रहनुमा और रूहानी मुर्शद भी करार दिया था, तो उनका ये जो बाहमी रिश्ता था, उनका जो ये प्यार मोहब्बत का और दोस्ती का रिश्ता था, इसके बारे में बताइएगा, इन दोनों की शख्सियात के बारे में भी। ये बात जो है ये तो हकीकत ही है कि तसव्वुर पाकिस्तान तो दिया था अल्लामा इकबाल ने 1930 में अपने हैदराबाद के खुतबे में, और वहाँ उन्होंने यही फरमाया था कि मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की तकदीर ये है कि अलहदा एक रियासत जो हिंदुस्तान के अंदर हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, वहाँ वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके, अपनी तमन्नाओं और अपनी रवायात के मुताबिक और अपने ख़यालात के मुताबिक। तो यही बात थी जो वो चाहते थे कि कोई क़यादत हो ऐसी जो इस पैगाम को अमल का रूप दे सके, क्योंकि अल्लामा इकबाल तो थे एक अफकार के और ख्वाब देखने वाले, तो वो जो अमल करने वाले थे वो कायदे आज़म थे। उन्होंने बेशुमार उनको खतूत लिखे लंदन में, क्योंकि वो ज़रा मायूस होकर चले गए थे कि आप वापस तशरीफ़ लाएँ और मुसलमानों की क़यादत करें।
तो फिर आखिरकार कायद आज़म इस बात पे आमादा हो गए, तब अभी तो जिन्ना कहलाते थे, और वो आए और वो इकबाल से मिलने आए, और उनका और इकबाल के ख़यालात की बहुत सारी एक जैसी थी सोच। और जिस वक्त वो आए अल्लामा को मिलने 1934 में, तो अल्लामा ने फरमाया, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी है। तो मैडम अगर अब आज के पाकिस्तान की ही बात कर ली जाए तो आपको क्या लगता है आज के पाकिस्तान को जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की तामीर के तौर पर देखती हैं आप, और कहाँ पर कमी रह गई है इस सफ़र में? देखिए 74 साल तो गुजर गए हैं पाकिस्तान को कायम हुए, और बात यह है कि लोगों को शऊर ही नहीं दिलाया गया कि क्या तवक्कुआत थी एक आज़ाद मुमलिकत से पाकिस्तान की। जो मुल्ला आते हैं वो कहते हैं कि जी ये तो इस्लामी रियासत के तौर पे जो थी इसका ख्वाब देखा था, हालांकि ऐसी बात कोई नहीं थी। जिस वक्त इनको कहा गया मुल्लाओं को कि आप पाकिस्तान की तहरीक में शामिल हों, तो उन्होंने कहा हम तो हरगिज़ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये कुफ्रियात पे मबनी है, और जिसको बनाने जा रहे हैं ये काफिरिस्तान है, और जिसको कह रहे हैं कायद आज़म ये काफिर आज़म है, तो हमने तो इस कुफर में शरीक नहीं होना। असल में कायद आज़म का और अल्लामा इकबाल का दोनों का तख़य्युल ये था कि जो ये मुल्क कायम होगा ये एहतराम इंसानियत पे होगा, जहाँ मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू, पारसी तमाम जो है उनको यकसां मिले हकूक़, और वो रियासत के एक जैसे शहरी हों। सो इसलिए ये सोच लेना कि ये जो थी ये थियोक्रेटिक स्टेट थी, यानी कि मज़हब पे बनी हुई, ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। मज़हब के एतबार से जो दो ममालिक मेरे नज़रिए में कायम हुए, वो एक इसराइल है जो यहूदियत पे हुआ है कायम, और एक है ईरान जो शिया मसलक पे हुआ है कायम, और वहाँ पे जो इस्लाम है वो रियासत का मज़हब और दीन भी है, और वहाँ पे जो आयतुल्लाह है वो मुज्तहिद मुतलक है, जो वो कहता है वो कानून। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर मैडम इकबाल की तालीमात के बारे में बात की जाए तो आपको क्या लगता है वो किस तरह हम आम कर सकते हैं इकबाल की तालीमात को, क्योंकि हमारी जो कौम है वो पढ़ने लिखने के लिहाज से बहुत दूर हो चुकी है किताबों से और बाकी तमाम तर तालीमात के हवाले से अगर बात की जाए तो? देखिए अब तो हमारे आइन का हिस्सा है आर्टिकल 25A का कि हर जो बच्चा है पाकिस्तान में उसको 5 से लेके और 16 साल की उम्र तक मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल होगी। तो इसको हकीकत बनाने के लिए हर सूबे में अब एक तालीम को बनाने के लिए लाजमी कानून भी पास हुआ है, कंपल्सरी एजुकेशन लॉ, और स्कूल भी हुकूमत खोलती है। अब ये बदनीयती अगर हो ऐसी कि स्कूलों के बजाय जो उस इलाके के कायदीन हैं वहाँ तवेले बना लेते हैं, या वहाँ पे शादी हॉल बना लेते हैं, या वहाँ पे अपने को मतलब की बातें बना लेते हैं, तो ये तो हमारी एक बदकिस्मती है, और हमें इस सारे तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। और अब तो खैर CCTV हर जगह होते हैं, तो पता लग सकता है कि जहाँ स्कूल बने हैं वहाँ हो क्या रहा है। ये कल आपने देखा कितना बड़ा स्कैंडल निकला था लड़कियों के स्कूल का। तो ये जो सब बातें हैं इनको हमने रोकना है, और लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को आमादा करना है। एक तो घर में उनकी तरबियत करें माएँ, और दूसरी बात यह है कि स्कूलों में उनकी सही तरबियत हो, तभी ये मुल्क आगे तरक्की कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और मैडम इकबाल को सदियों का शायर जो है वो करार दिया जाता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको उनका कौन सा शेर या फिर कौन सी नज़्म पसंद है वो हमें बताइए। इकबाल की तो बेशुमार नज़में हैं और गज़लें हैं, इसलिए कोई ऐसी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मैं बाकी पर तरजीह देती हूँ। आपको सबको इकट्ठा पढ़ना है, और तमाम में वो जैसे मैंने आपको अभी अर्ज़ की कि वो नौजवान से मुखातिब होते हैं। साकीनामा उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है, और उसमें वो फरमाते हैं खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इसका मतलब है अकल को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे, और जवानों को बूढ़ों का, अब ये पीर हम पीर मुरीद वाली पीर की बात नहीं करें, जवानों को बूढ़ों का उस्ताद कर। तो यही उनका पैगाम है। और बल्कि कहते हैं मेरे काफ़िले में लुटा दे इसे, लुटा दे हर जगह इसको। ठीक है मैडम, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना ये कीमती वक्त हमारे साथ जो है वो शेयर किया है, और इकबाल के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हम तक पहुँचाई है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जनाब जैसे रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनसे हम बात कर रहे थे। जिस तरह आपको पता है 9 नवंबर है और आज अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जो है शायरी के बारे में, कुछ उनके फ़लसफ़े के बारे में हमने चीज़ें जानी हैं। आज हमारे साथ मोहसिन फ़याज़ और साइमन भी मौजूद हैं जिनसे हम कलाम इकबाल सुनने जा रहे हैं। मोहसिन, कौन सा कलाम अब आप हमें निगाहे फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, ये कलाम इकबाल। ज़रूर। निगाहे फ़क्र में शाने, निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने। बुतों से तुझको उम्मीदे, खुदा से नौमीदी, बुतों से तुझको उम्मीदे, खुदा से नौमीदे। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने। फ़क़त निगाह से होता है फैसला दिल का, फ़क़त निगाह से होता है फैसला दिल का। न हो निगाह में शौक़ी तो दिलबरी क्या है, न हो निगाह में शौक़ी तो दिलबरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने। बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके और कलाम इकबाल आप लोगों से सुन के बहुत अच्छा आपने ये भी कलाम मोहसिन जो है पढ़ा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आप आज के दिन के मैडम जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना ये कीमती वक्त हमारे साथ जो है वो शेयर किया है और इकबाल के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हम तक पहुँचाई है। बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जिस तरह आपको पता है कि बात हो रही है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल के हवाले से, तो उन्हें अपनी कौम के नौजवानों से बहुत उम्मीदें जो थी वो वाबस्ता थी। तो अल्लामा इकबाल अपनी कौम के नौजवानों के लिए शाहीन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते थे। और अल्लामा इकबाल साहब का मानना था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। और जनाब हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान की सरजमीन टैलेंट से माला माल है। आज हम आपकी मुलाकात भी पाकिस्तान के ऐसे ही बासलाहियत, बहादुर और टैलेंटेड मेहमान से करवाने जा रहे हैं अपने इस सेगमेंट में, जिन्होंने खंजराब बॉर्डर से लेकर लाहौर तक का जो सफ़र है वो स्केटिंग करते हुए तय करके दुनिया को हैरान करके रख दिया है। वो पहाड़ी रास्ते जहां गाड़ियां भी मुश्किल से चढ़ती हैं, वो स्केटिंग करके चढ़ने और उतरने में कामयाब हुए हैं। इतना लंबा सफ़र स्केटिंग के ज़रिए करने का ख्याल कैसे आया और इसका मकसद क्या था, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मकीम मर्दान के नौजवान मोहम्मद बिलाल अखवानज़ादा हैं। बिलाल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर खैरियत से हो। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल, हम भी खैर खैरियत से। सबसे पहले तो हमें ये आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, खंजराब से आप लाहौर आए हैं स्केटिंग करते हुए, कैसे ख्याल आया, क्या इसके पीछे की सोच क्या थी, कितना वक्त आपको लगा ये यहाँ वहाँ से यहाँ आते हुए? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि ये टारगेट बग़ैर खरीद हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा मकसद पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाना था और हर कोई जो है ना टूरिज्म को डिफरेंट तरीकों से प्रमोट करते, कोई स्केटिंग कर, कोई साइकिलिंग करते, कोई गाड़ियों पे जाते, कोई बाइक्स पे जाते, कोई पैदल जाते। तो स्केटिंग एक यूनिक एक्टिविटी है, तो मैंने अपने स्केटिंग का जो है ना प्लान बनाया था काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर अल्लाह मियाँ ने जो है ना हमें हिम्मत दी और हमारा हौसला हुआ, तो हमने इरादा किया कि भाई ये टारगेट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर खैरियत से हमने ये टारगेट कंप्लीट किया। और दूसरा बिलाल, हमें ये बताइएगा कि इस रास्ते में हमने देखा है ये बड़ा ऊंच नीच का पहाड़ी इलाका है, जिसमें हमें ऊंचाई भी नज़र आती है, गहराई भी नज़र आती है, पानी है, पत्थर हमें नज़र आएंगे, मतलब बहुत सारी मुश्किलात हैं इन रास्तों पे। तो किस तरह आपने अपना जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखा, बैलेंस किस तरह किया, क्या क्या मुश्किलात आपको देखनी पड़ी रास्ते में? शुरू जब हमने चाइना बॉर्डर से स्टार्ट किया तो बहुत खूबसूरत रास्ते थे, लेकिन खतरनाक, क्योंकि ये खेल बहुत खतरनाक है, जिंदगी और मौत का खेल है। एक तरफ ऊनी दरिया होते हैं तो दूसरी तरफ जो है ना खाई होती है और ऊपर से लैंड स्लाइडिंग का खतरा इन इलाकों में 24 घंटे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस था, तकरीबन 20 साल से मैं स्केटिंग कर रहा हूँ, तो हमारा एक्सपीरियंस था, तो हमें पता है कि कहाँ पर किस तरीके से जाने। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे रास्ता भी आता कि खराब रास्ते ना हम इधर राइट जा सकते ना लेफ्ट, तो वहां से हमें जंप करनी पड़ती उस खतरनाक इलाकों जगहों पर। तो काफी खतरनाक इलाके है। सबसे मुश्किल मुझे टट्टा पानी वाली रोड पे पेश आई और जो नारायण का रन के दरमियान खराब रोड है वहां पर मुझे पेश आई। अच्छा, लेकिन सबसे जैसे हम पहाड़ी सिलसिले में आपने बता दिया कि कौन कौन सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमें वक्त बताइएगा, कितना वक्त आपको लगा वहाँ से यहाँ पहुँचते हुए? मतलब आप पहुँच तो गए इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से आप लाहौर कितनी देर में पहुँचे? जो वहाँ का खंजराब टू इस्लामाबाद वो राइड अलग है और इस्लामाबाद से लाहौर ये दो अलग अलग राइड हैं। जो हमने इस्लामाबाद टू लाहौर राइड की थी वो तकरीबन हमने मॉर्निंग 6 o'clock स्टार्ट की थी और रात को 11:30 बजे हम मीनार पाकिस्तान, और मतलब तकरीबन 17 से 18 घंटे में वहाँ पर पहुँच गए। तो जो चाइना बॉर्डर टू इस्लामाबाद राइड है वो तकरीबन हमने 4 days में कंप्लीट किया। और सबसे जो चाइना बॉर्डर टू इस्लामाबाद ये एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि पाकिस्तान से वो ज्यादा हाइट पर है। जब मैं बाबूसर टॉप पहुंचा और बाबूसर की जो चढ़ाई है वो इतनी टफ चढ़ाई, वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है और मुझे एक टाइम ये लगा कि मैंने कहा यहाँ पर जो है ना वो मेरी सांस बिल्कुल, मुझे चक्कर आने लगे, बेहोश हो रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं कहा शायद अब मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। लेकिन फिर वहाँ के मकामी लोग जो है ना आए, उन्होंने कुछ मीठा खाने को दिया, कुछ पानी दिया, तो वहाँ पर मेरी सांस बहाल हुई और बस मेरी यही थी, मैंने कहा बस यहाँ पर मैं राइड खत्म करता हूँ, अब आगे मुझसे नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर जब आगे से ज्यादा रास्ता मैंने तय कर लिया, फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने वहां से सफर स्टार्ट किया। ये दिखने में आसान लगता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही।
बिल्कुल ऐसे ही है, जो सफर तय करके आया होता है उसको पता है कि ये कितना मुश्किल है। तो बिलाल, रेस्ट कब करते थे? खाने पीने के हवाले से कौन सी चीजें साथ लेकर आए जो आपको सफर में मदद जिसने दी? और दूसरा, आप अकेले थे या आपका पूरा ग्रुप था? हमारा पूरा टीम था, क्योंकि वीडियोस बनाना, ये प्रॉपर टारगेट को जो है ना प्रॉपर कवर करना, ये अकेले बंदे की बस की बात नहीं। हमारे पास हमारे दोस्त थे, तैमूर था, शहजाद था, मेहताब अली शाह था, तो उन्होंने जो है ना इस सफर में मेरी मदद की। लेकिन मदद ऐसे कि जब वहां से हमने, क्योंकि वहां से ये सारी जो है ना डाउन हिल है, जो है अब हिल्स भी आ रही है लेकिन वो इतनी नहीं जितनी वहां से डाउन हिल है। तो वो हमेशा मुझसे, क्योंकि स्केट्स की जो स्पीड होती है ये निहायत तेज रफ्तारी से जा रहे होते, उसमें ब्रेक्स भी हमने साथ लेके गए थे, तो मुझसे पीछे पीछे और मैं उनके आगे। तकरीबन डेली हम 7 से 8 घंटे स्केटिंग करते हैं और फिर नाइट को हम स्टे करते हैं। और दूसरा, हमें बताइएगा, ये जो आपने सफ़र तय किया है, इससे पहले घर वालों को मनाना कितना मुश्किल था? उनसे आसानी से इजाज़त मिल गई थी? क्योंकि घर वाले खौफज़दा होते हैं कि इस तरह का सफ़र नहीं करना चाहिए। उनके क्या तासुरात थे इस एडवेंचर के हवाले से? बेसिकली मैं स्केटर भी हूँ और मैं ट्रेवलर भी हूँ। पाकिस्तान के मैंने मुख्तलिफ इलाकों में हम पहले टूर करते हैं, उस जगह की एक जांच पड़ताल करते हैं कि भाई यहाँ स्केटिंग हो सकती है कि नहीं। उसके बाद जो है ना हम वो राइड प्लान करते हैं, कहाँ स्टे करना है, क्या करना है, उस चीज़ों के हवाले से। तो घर की तरफ से अम्मी, लाजमी बात है, माँ है, अब्बू है, मैं उनका जवान बेटा हूँ, तो इजाज़त तो नहीं मिलती, लेकिन उनको किसी तरीके से कन्विंस करके इजाज़त लेनी पड़ती। बिल्कुल ऐसा ही है, घर वालों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनकी सपोर्ट के साथ ही कुछ करना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती तो रास्ते में जो बलाएं होती है ना वो खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक आपको से जो है ना महफूज रखे। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर हर जो रुकावट है वो दूर होती जाती है। दूसरा, कब से शौक था बिलाल आपको स्केटिंग का? बचपन से ही करते आ रहे हैं और सीखना कब से शुरू किया? मैंने तकरीबन 7 से 8 साल की उम्र से जो है ना मैंने स्केटिंग स्टार्ट की। और उस टाइम तो एक ना तो ये मोबाइल का दौर था, मतलब उस टाइम एक सादा सा दौर था। ये मोबाइल उस टाइम नहीं हुआ करते, ना सोशल मीडिया, ना यूट्यूब, बाकी चीजें। उस टाइम एक सिंपल सीधी सादा दौर था। तो उस टाइम से मैंने ये स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस लेवल पर हूँ कि इस्लामाबाद में इस्लामाबाद स्केटिंग एसोसिएशन को चलाता हूँ, जहाँ पर तकरीबन 4 साल के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को स्केटिंग जो है ना टीच किया। ठीक है, तो अभी आपको क्या लगता है नौजवानों की कितनी बड़ी जो तादाद है वो इस साइड पर आ रही है या रुझानात बढ़ रहे हैं? जो सोशल मीडिया पर हमने ग्रुप बनाया पाकिस्तान स्केटिंग क्लब के नाम से, वहाँ पर हम बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन है, हर कोई आजकल जो है ना ऑनलाइन चीजें सीखता है, जिस तरह आजकल का दौर आप देख रहे हैं। तो हमने काफी लोगों को ऑनलाइन भी सिखाते हैं। इस्लामाबाद जो लोग नहीं आ सकते, पाकिस्तान की जितनी भी सूबे में लोग हैं उनको ऑनलाइन भी सिखाते हैं। और हर 4 महीने बाद हम नेशनल चैंपियनशिप इस्लामाबाद में करते हैं। हमारी कोशिश है कि नेशनल टीम बने जो इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। और इससे बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं और नौजवान नस्ल गैर सरगर्मियों से दूर होकर एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवज्जा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिलाल, अगला क्या टारगेट आपने बनाया हुआ है? मैं नेक्स्ट टारगेट इस्लामाबाद से कराची का है, तो उसके लिए भी है अभी टारगेट। अच्छा, लेकिन उसका क्या मतलब, पहले कोई टारगेट जब आपने अचीव करना होता है तो उसके पहले कितनी आपको वर्किंग करनी पड़ती है, उसके रास्तों को कितना एक्सप्लोर करना पड़ता है? तकरीबन एक दफा हमने उस रास्ते पे आना जाना करना, देखना होता है कि कौन सी जगह पर रोड खराब है, नहीं है, तो उस हवाले से हम अपने साथ जो है ना हिफाजती सामान, स्केट्स और बाकी चीजें जो है ना लेके जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो जो नॉर्दर्न एरियाज है वो ऐसे इलाके हैं, नाइट में आप वहाँ पर जो है ना अच्छा स्केटिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें तो शहरी इलाके होंगे सारे, तो आई थिंक यहाँ पर इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। डेली हमारा जो टारगेट होता है इस्लामाबाद में 70-100 किलोमीटर हम स्केटिंग करते हैं, 3 से 4, 5 से 6 घंटे इस्लामाबाद में, क्योंकि ये मेरा बिजनेस भी है और मेरी ये हॉबी भी है, तो ये हम खुशी खुशी करते हैं और इसमें हमें कोई जो है ना दिक्कत नहीं होती। एट द एंड बिलाल, क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को आप? नौजवान नस्ल को मैं यही कहूंगा कि भाई अल्लाह मियां ने अगर हमें बनाया है तो एक मकसद के लिए बना। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। अब जो मैं हूँ वो कोई और नहीं बन सकता, जो कोई और है वो मैं नहीं बन सकता। जिस तरह अगर वो ब्लेड है ना तो ये बाल काट सकते हैं, जो कुल्हाड़ी है वो बाल नहीं काट सकते, जो कुल्हाड़ी वो दरख्त काट सकता है और कुल्हाड़ी बाल नहीं। तो अल्लाह मियां ने हर इंसान के अंदर जो है एक टैलेंट रखा हुआ है, तो हमें अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की में
हमें अपने जो है ना हर कदम जो है ना बढ़ाना चाहिए, जो जितना भी कर सकता है, चाहे आप टूरिज्म प्रमोट करें, चाहे कुछ भी जो है ना पाकिस्तान के लिए कर सके करे, और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, हार्ड वर्क करें, तो अल्लाह मियाँ एक दिन आप लोगों को कामयाबी जरूर दे, क्योंकि कामयाबी, इज्जत और जिल्लत अल्लाह मियाँ के हाथ में, लोगों के हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद बिलाल अखवंजादा हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जिस तरह जनाब हम बात कर रहे थे बिलाल से, उन्होंने अपने सफ़र के बारे में हमारे साथ शेयर किए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने खंजराब बॉर्डर से लेकर लाहौर तक का जो सफ़र है उन्होंने तय किया था, और उसके बारे में उन्होंने कहानी जो है उनकी स्टोरी वो हमारे साथ शेयर किया है। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब, आज के शो का जो है वो वक्त ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते खेल खेल में नई फिल्म है जिसका हमने आप लोगों का ट्रेलर भी दिखाया था, उसका नया गाना आ गया है, जब सब नया है। अब वो सुनिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।